15 मार्च 2013 को आगरा के खेलगांव के पास सड़क पर एक लाल कलर की ऑल्टो राह चलते लोगों को दिखाई देती है। उनमें से एक शख्स उस ऑल्टो कार के पास पहुंचता है और उस कार को चारों तरफ से देखता है। वो शख्स जाकर देखता है कि कार में कोई भी मौजूद नहीं है और ना ही कोई सामान रखा है। थोड़ी देर बाद वो शख्स पुलिस को कॉल करता है। नजदीकी थाने से पेट्रोल पुलिस आती है और वो भी कार को चारों तरफ से देखना शुरू कर देती है। पुलिस कार को खोलने की कोशिश करती है, पर क्योंकि कार का लॉक बंद था तो इसलिए पुलिस कार को खोल नहीं पाती। फिर कुछ समय बाद पुलिस एक चाबी बनाने वाले की मदद से उस कार की डुप्लीकेट चाबी बनवाती है। डुप्लीकेट चाबी बनने में लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। जब पुलिस के पास डुप्लीकेट चाबी आती है तो कार को खोला जाता है। कार को जब खोला जाता है तो पुलिस को उसमें से कुछ नहीं मिलता। अब जब बारीकी से देखा जाता है तो कार की आगे वाली सीट के साइड में पुलिस को एक छोटा कागज का टुकड़ा दिखाई देता है। पुलिस ने जब देखा तो उस कागज के टुकड़े पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने बिना देरी किए उस नंबर पे कॉल किया। पुलिस ने कॉल किया तो वहां से एक शख्स ने फोन उठाया। उसने बोला कि मेरा नाम ऋषिपाल है। पुलिस ने फिर उस शख्स से पूछा कि यहाँ पे एक कार खड़ी है और उसमें आपका नंबर है। पुलिस ने जब उसको कार के बारे में बताया तो ऋषिपाल ने बोला कि हाँ जी सर, ये मेरी ही कार है और मेरी बेटी रोज मेरी कार से कॉलेज जाती है और आज भी मेरी बेटी इसी कार से कॉलेज गई थी, पर मैं और मेरी वाइफ बहुत देर से उसको कॉल कर रहे हैं बट अभी तक उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। अब यह सुनने के बाद ऋषिपाल घबरा गया था कि उसकी कार ऐसे लावारिस की तरह रोड पर क्यों खड़ी हुई है और उसकी बेटी कहाँ है। अब ऋषिपाल को अपनी बेटी के साथ कोई दुर्घटना होने का डर सताने लगा था, क्योंकि यह उस समय की बात है जब यह निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड होने से ठीक 3 महीने बाद ये कांड हुआ था। अब उस टाइम देश के हालात काफी तनावपूर्ण थे। तो आखिर क्या हुआ था नेहा शर्मा के साथ? क्या उसे जस्टिस मिल पाया था या नहीं, ये जानेंगे आगे इस वीडियो में। नेहा शर्मा की उम्र 23 साल थी, जो कि दयाल बाग इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रही थी। उसने अपनी एमएससी और एमफिल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और रोजाना की तरह अपने पिता की कार से कॉलेज के लिए निकली थी। और वो नॉर्मल डेज की तरह अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी कि माँ, आज कुछ खास होने वाला है और मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। पर उसे क्या पता था कि ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नेहा अपने समय पर रोज घर लौट जाया करती थी, लेकिन उस दिन यानी 15 मार्च को जब वो अपने समय पर घर नहीं लौटी तो उसकी माँ को चिंता होने लगी। उसकी माँ ने उसे बहुत सारे फोन किए पर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। बार बार फोन करने के बाद फाइनली उसका फोन 5:30 बजे ऑन होता है। 5:30 बजे जब नेहा का फोन स्विच ऑन होता है तो नेहा की माँ उसके फोन पे कॉल करती है। जब नेहा की माँ उसके फोन पे कॉल करती है तो फोन उठाने वाला शख्स नेहा नहीं बल्कि कोई अनजान लड़का था। उस अनजान लड़के ने नेहा की माँ से कहा कि आंटी, नेहा दीदी अभी मूवी टिकट की लाइन में खड़ी हैं, इसलिए उनका फोन मेरे पास है। इतना बोलने के बाद उस अनजान लड़के ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब नेहा की माँ की सांसें तेज हो गई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई साधारण बात है या इसके पीछे कोई साजिश है। अब जब अंधेरा हो गया तो नेहा के माता पिता घबराने लगे। वो अपनी बेटी को ढूंढने लग जाते हैं। नेहा के सारे दोस्तों को फोन करके पूछते हैं, पर किसी को भी नेहा के बारे में कुछ नहीं पता था। करीब 7:30 बजे खेलगांव के पास सड़क किनारे एक ऑल्टो कार खड़ी थी, जो कि रोड पर चल रहे लोगों ने देखी थी। फिर उन लोगों ने पुलिस को फोन करके बुलाया था और जैसा कि पुलिस ने जब चाबी बनाने वाले से डुप्लीकेट चाबी बनवाई तो देखा अंदर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था जिसमें ऋषिपाल का नंबर था। फिर पता लगा कि ऋषिपाल नेहा के पिता हैं। नेहा के माता पिता नेहा को ढूंढने का हर संभव प्रयास करते हैं, पर पूरी रात उनको अपनी बेटी का कुछ पता नहीं लगता। अब अगले दिन नेहा के माता पिता तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो पुलिस के साथ दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। इंस्टीट्यूट पहुंचने के बाद पुलिस ने इंस्टीट्यूट में नेहा के दोस्तों, प्रोफेसर्स और स्टाफ से पूछताछ की, पर कोई ठोस जानकारी पुलिस को नहीं मिली। पर आखिरकार एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने नेहा को लास्ट टाइम नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब में जाते हुए देखा था। यह सुनते ही पुलिस लैब की तरफ जाती है। लैब के गेट का ताला लगा हुआ था। चाबी मंगवाई जाती है और जब पुलिस और वहां सभी मौजूद लोग लैब का गेट खोलते हैं तो वहां का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लैब के अंदर सब तरफ रक्त बिखरा हुआ था और वहीं कोने में नेहा का शव पड़ा हुआ था और इसी के साथ नेहा की सलवार उसके घुटनों तक आई हुई थी। चारों तरफ रक्त ही रक्त बिखरा हुआ था और जब देखा गया तो नेहा के शरीर में एक कांच की ट्यूब
घुसी हुई थी। नेहा के शरीर पर काफी सारे जख्मों के निशान थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि नेहा ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। ये केस कुछ कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस की तरह ही था। नेहा के शरीर और गले पर कई सारे जख्म थे। इसके अलावा उसके शरीर में एक कांच की ट्यूब घुसी हुई थी, जहां से बहुत सारा रक्त बह रहा था और उसके पास ही काफी सारे रक्त में भरे हुए टिश्यू पेपर पड़े हुए थे, जिसे देखकर यह साफ पता लग रहा था कि कांड करते समय कातिल बार बार टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ कर रहा हो। यह नजारा देखकर नेहा के माता पिता की चीखें निकल जाती हैं। पुलिस ने तुरंत नेहा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और लैब को तुरंत सील कर लिया और फॉरेंसिक टीम को लैब में जांच के लिए बुला लिया। अब कॉलेज के स्टूडेंट्स और बाहर के कुछ लोग धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और पुलिस पर भी उस टाइम ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि निर्भया कांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि 3 महीने बाद ये कांड हो जाता है। इंटेरोगेशन के दौरान कॉलेज के प्रोफेसर ने बताया कि उन्हें एक लड़के पर शक है जिसका नाम है उदय स्वरूप। उदय स्वरूप एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करता था और इसीलिए पुलिस उदय स्वरूप से काफी सतर्कता से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान उदय स्वरूप ने पुलिस को साफ साफ इनकार कर दिया कि वो किसी नेहा शर्मा को नहीं जानता। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर लिखा था कि नेहा की मृत्यु अत्यधिक रक्त बहने की वजह से हुआ है। इसके अलावा नेहा के शरीर पर टोटल 17 गहरे घाव के निशान थे, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह क्लियर नहीं हुआ था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। अब पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे और दूसरी तरफ लोगों का धरना प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था। अब जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो पुलिस ने इस केस को एक नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को दोबारा उसी नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब में बुलाया जहां नेहा का शव मिला था, लेकिन इस बार फॉरेंसिक टीम को नेहा के शव के पास कुछ बालों के टुकड़े मिलते हैं। उन बालों के टुकड़ों को फिर डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब जब डीएनए की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि उन बालों की डीएनए प्रोफाइलिंग उदय स्वरूप के बालों से मैच कर रही थी। इसका मतलब जब ये कांड हुआ उस टाइम उदय स्वरूप उस लैब में नेहा शर्मा के साथ था। अब डीएनए रिपोर्ट के बेसिस पर पुलिस उदय स्वरूप को हिरासत में ले लेती है और उसको अपराधी के कटघरे में खड़ा कर देती है। इस बार पुलिस उदय स्वरूप से सख्ती के साथ पूछताछ करती है और काफी लंबे समय तक पूछताछ करने के बाद उदय स्वरूप टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल करता है। उदय स्वरूप ने बताया कि वो नेहा शर्मा को काफी लंबे समय से पसंद करता था। फिर एक दिन जब उदय स्वरूप ने नेहा से अपने प्यार का इजहार किया तो नेहा ने उसे साफ मना कर दिया। नेहा का इंकार उदय के अहंकार को ठेस पहुंचा गया और धीरे धीरे उसके मन में नेहा के लिए गुस्सा और नफरत पनपने लगा। अब 15 मार्च को जब उदय देखता है कि नेहा लैब में अकेले जा रही है तो वो मौके का फायदा उठाता है। वो नेहा को अकेले देख लैब में चला जाता है और लैब में जाने के बाद नेहा को डराने की कोशिश करता है। फिर नेहा ने जब उसका सामना किया तो उदय ने लैब में रखी क्लोरोफॉर्म नेहा को सुंघा दी, जिससे नेहा बेहोश हो गई। फिर उदय ने नेहा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, इसीलिए नेहा की सलवार घुटनों तक मिली थी। फिर तभी नेहा को होश आ जाता है और नेहा खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती है, पर उसकी कोशिश नाकाम होती है। और फिर लास्ट में उदय स्वरूप वहां रखी कांच की एक ट्यूब नेहा के शरीर में घुसा देता है। नेहा के शरीर में घुसाने के बाद उसके शरीर से रक्त ही रक्त बहने लगता है, जिसके बाद नेहा दम तोड़ देती है। इसके बाद उदय ने सबूत मिटाने की काफी कोशिश की। फिर वो नेहा के शव को वहीं छोड़कर उसका फोन लेकर और कॉलेज के बाहर खड़ी उसकी लाल कलर की ऑल्टो लेकर वहां से चला जाता है। और वो उदय स्वरूप ही था जिसने नेहा की वो ऑल्टो कार सड़क पर खड़ी की थी। इस घटना को अंजाम देने से पहले उदय ने ये ड्राइंग भी बनाई थी, जिससे पता चला कि उदय इस घटना को अंजाम देने के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। और फिर उस दिन जब नेहा की मां ने नेहा को कॉल की थी और 5:30 बजे एक अनजान लड़के ने नेहा का फोन उठाया था और ये कहा था कि नेहा दीदी अभी मूवी टिकट की लाइन में खड़ी हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उदय स्वरूप ही था। और दुख की बात तो ये है कि उस वक्त उदय स्वरूप ने नेहा का फोन लाउड स्पीकर पे किया हुआ था और नेहा अपनी माँ की आवाज सुन पा रही थी, पर वो इतनी जख्मी और इतनी बेबस थी कि कुछ कह ना सकी और उसने वहां अपना दम तोड़ दिया। उदय के खिलाफ काफी ठोस सबूत मिले और नेहा के माता पिता और लोगों का काफी दबाव था कि उदय स्वरूप को सख्त से सख्त सजा हो। साल 2014 में अदालत ने उदय स्वरूप को बेल दे दी। फिर यह मामला सीबीआई ने हैंडल किया और फिर सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, जो कि सेक्शन 302, सेक्शन 376 और सेक्शन 201 आईपीसी के तहत फाइल की और उदय स्वरूप को फिर से कस्टडी में ले लिया गया। लेकिन कुछ सालों बाद उसको फिर जमानत मिल गई। फिर साल 2019 में नेहा शर्मा के माता पिता सुप्रीम कोर्ट गए
और उदय स्वरूप को मिली जमानत के खिलाफ एक याचिका फाइल की, जिसके बाद उसे फिर कस्टडी में ले लिया गया। लेकिन 9 मई 2024 को कोर्ट ने कहा कि इस कांड में कोई आई विटनेस नहीं है और विक्टिम के साथ दुष्कर्म करने की सिर्फ कोशिश की गई थी, ना कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। ये सारी ऑब्जर्वेशंस के साथ कोर्ट ने 9 मई 2024 को उदय स्वरूप को बेल दे दी। हालांकि लोगों को यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल्स की सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए। तो खैर, ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है। इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए गुड बाय।